Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट राइटर जीनिया शाह के नॉवेल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एपिसोड 9। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। नई सुबह अपनी आबोताब से तुलू हुई थी। शिकागो में इस वक्त आसमान अबर आलूद था और ये मौसम मिजाज को मज़ीद खुशगवार बना देता था। अलार्म की आवाज़ पर इसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखा और फिर से बंद करते हाथ से टटोल कर मोबाइल उठाकर उसका गला घूंटा। थोड़ा खिसक कर उठी और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर इसने बंद आंखों से सर पीछे की जानिब टिकाया। इसे अपना सर किसी फोड़े की मानिंद दुखता महसूस हो रहा था और आंखों के पपूटे सूजे हुए थे। रात भर जागने और रोने का समर इसे इस वक्त बहुत कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। कुछ लम्हे यूं ही गुजार कर इसने अपनी काली घुंघरियाली आबशारों को समेटा और खुद पर से कंफर्टर हटाकर बेड से पाँव नीचे लटकाए। गुलाबी दो पट्टी की चप्पलों में दूधिया रंग पाँव मजीद जाज़बे नज़र लग रहे थे। वो उठकर सामने मौजूद खिड़की की जानिब आई और सर उठाकर आसमान को देखा, जहां गहरे सुरमई बादल किसी भी वक्त बरसने को तैयार खड़े थे। ये मौसम इसे हमेशा तरोताज़ा कर देता था और अब भी इस मौसम ने इसकी तबीयत पर मुस्बत असर डाला था। वो मुस्कुराकर खिड़की पर पर्दे बराबर करती ड्रेसिंग रूम की तरफ आई, जिससे अंदर आकर दाईं जानिब वॉशरूम का दरवाज़ा था। आधा घंटा गर्म पानी से नहाकर वो फ्रेश सी बाहर निकली। कमरे में ड्रेसिंग के सामने आकर इसने बालों को तौलिए से आज़ाद किया और ड्रायर उठाकर बालों को ड्राई करना शुरू किया। वो इस वक्त गहरे नीले रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ स्याह कैपरी में मलबूस थी। बालों को ड्राई करके इसने हस्बे आदत उन्हें मेसी बन में मुक़य्यद किया, जिससे चंद लटें और इसके चेहरे के और गर्दन के एतराफ़ गिरी थीं। अभी वो मज़ीद तैयार ही हो रही थी जब कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला और स्याह टू पीस में निक सुख सा तैयार हयान अंदर दाखिल हुआ। वो जो ब्लश ऑन उठा रही थी, उसके हाथ वहीं हवा में मुअल्लिक हुए। हयान को देखकर पहले इसकी आंखों में सताइश उतरी थी, जिसने जल्द ही खफकी की जगह ले ली थी। मेरे ख्याल से आपको नॉक करना चाहिए अंदर आने से पहले। रूखे खफा खफा लहजे में इसने लब कुशाई की। हयान ने कुछ कहने को लब वाक किए ही थे कि एकदम वो ठहरा। सनाइल ड्रेसिंग के सामने रुख इसकी जानिब किए खड़ी थी। शीशे में उसकी पुश्त वाज़े नज़र आ रही थी। हयान ने कुछ लम्हे गहरी निगाहों से उसे देखा और बिना कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसकी जानिब बढ़ा। सनाइल जो इसे खफकी भरी निगाहों से देख रही थी, उसके इस तरह अपनी जानिब उठते कदम देखना समझी से उसे देखने लगी। कदम कदम बढ़ते वो इसके बेहद नज़दीक आ खड़ा हुआ। सनाइल फासला रखने की खातिर पीछे होती बिल्कुल ड्रेसिंग से लग गई थी। हयान इसके मज़ीद करीब हुआ कि उन दोनों के दरमियान इंच भर का भी फासला नहीं बचा था। क्या कर रहे हैं आप? इसकी कुर्बत ने सनाइल को हकलाने पर मजबूर किया। तुम्हें क्या लगता है? इसने भारी आवाज़ में कहते अपना हाथ इसके चेहरे की जानिब बढ़ाया। सनाइल ने आंखें सख्ती से मींची, लेकिन अगले ही पल इसने पट से आंखें खोलकर उसे देखा, जो अब इससे 2 कदम के फासले पर खड़ा हो गया था। सनाइल ने पलटकर शीशे में देखा। इसके मेसी बन में लिपटे बाल अब खुलकर इसकी पुश्त और सामने की जानिब दाएं बाएं बिखरे थे। मैं हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम्हें कोई देखे, इसलिए बेहतर है खुद को छुपा कर रखा करो। और हाँ, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट में नीचे मिलो मुझे। इस्तेहकाक भरे लहजे में कहता वो पलट कर कमरे से निकलता चला गया था। सनाइल उसके अल्फाज पर शशदर सी थी। इसने बालों को समेट कर आगे की जानिब डाला और ख़ुद को एक नज़र शीशे में देखा। फ्रॉक का
गला पीछे से वी की सूरत था, लेकिन इतना गहरा नहीं था कि पूरी कमर वाज़े हो। हाँ, इसकी दूधिया रंगत में कमर का कटाव ज़रूर वाज़े था। इसने बालों को दोबारा कमर पर गिराया और आगे से ट्विस्ट करके इसे पीछे ले जाकर पिनअप करते हल्का सा मेकअप का टच दिया और स्ट्रॉलर उठाकर गले में डालते वो नीचे जाती सीढ़ियाँ उतरने लगी। रात के वाक़ये के बाद वो ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि हयान अपने आप में ना रहता। वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो हयान लाउंज में फ़ोन कान से लगाए ही टहल रहा था। स्याह टू पीस में उसका दराज कद और कसरती सरापा नुमाया था। वो सीढ़ी पर खड़ी यकटक उसे देख रही थी। इसकी शानदार शख्सियत हर लड़की का ख्वाब था। वो जहाँ भी जाता इसकी जानिब उठती नज़रों में हसरत और सताइश होती थी। गैर मामूली हुस्न की तो वो भी मालिक थी और अपनी जानिब उठती नज़रों और हाथों को इसने हमेशा ही नज़रअंदाज किया था। लेकिन जब से वो हयान से मिली थी, वो खुद नहीं जानती थी, खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे हो क्या रहा है। वो जो किसी भी शख्स की पैगाम देती निगाहों से असरअंदाज नहीं हुई, अब हयान की हर एक हरकत पे सहरज़दा होने लगी थी। उम्मीद है कि मंज़र आपको पसंद आया होगा। शोख आवाज़ पर इसकी महवियत टूटी। इससे बेहतरीन नज़ारे देखे हैं मैंने। इसकी बात का मफ़हूम समझते इसने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए लापरवाही का मुज़ाहिरा किया। वेरी वेल डन, भवें चढ़ाते ही इसने महजूज होते कहा। अगर आप तैयार हैं तो हमें अभी निकलना है। मुझे कुछ अहम काम निपटाने हैं आज और कल तक हमें वापस पेरिस के लिए निकलना है। वहाँ बहुत से अहम काम मुंतज़र हैं। बोलते हुए इसने सोफ़ा टेबल से घड़ी उठाकर कलाई पर पहनी। मेरे ख्याल से मीटिंग तो तमाम अटेंड कर ली हैं, अब कौन सा ऐसा काम है? इसने दोनों बाजू सीने पर लपेटते पूछा। कुछ पर्सनल काम है मुझे, मसरूफ़ अंदाज में बोलते इसने गाड़ी की चाबी उठाई थी। आपके पर्सनल कामों में मेरा जाना क्यों ज़रूरी है? इसने जरा की। तुम सवाल क्यों करती हो इतने? इसके लहजे की हट धर्मी महसूस करते वो पलट कर इसके सामने आया। वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी और वो नीचे इसके सामने। सनाइल हयान के कंधे तक बमुश्किल आती थी और अब वो इसके कद के बराबर में खड़ी इसे बिना पलकें झपकाए देख रही थी। माई ब्लू आई ब्यूटी, इस तरह देखती रही तो शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह यहीं खड़े गुजार दूंगा। इसके खामोशी से तकते रहने पर हयान ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर अब इतने शानदार भी नहीं हैं आप। इसने नरोठेपन से कहा और इसकी साइड से गुजरकर बाहर की जानिब बढ़ी। चलें इतना ना सही, लेकिन ये तो माना कि आपको मैं शानदार लगता हूँ। इसके पीछे तेजी से बढ़ते इसने शोखी से कहा। इसकी बातों को नज़रअंदाज करते वो आगे बढ़ती चली गई और हयान मुस्कुराते हुए इसके पीछे। स्याह मर्सिडीज एक बड़े लोहे के जालीदार दरवाजे के सामने आकर रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। गाड़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और पक्की सड़क पर रेंगने लगी थी। कुछ फासले पर सामने सफ़ेद रंग से मुज़य्यन शानदार मैंशन दिखाई दे रहा था। सनाइल अपने दोनों जानिब वसी रकबे पर फैले सब्ज़ी को देखकर मस्मराइज हो गई थी, जहाँ हर रंग और नस्ल के फूल पौधे लहरा रहे थे। मेंशन के पार्किंग में गाड़ी के टायर चरचराए थे। सनाइल ने चौंक कर हयान को देखा। ये हम कहाँ आए हैं? इसने हैरत से पूछा। मेरे घर और कहाँ? इसने दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया और इस जवाब पर सनाइल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये नहीं था कि सनाइल के पास पैसों की कोई कमी थी। वो अपने माँ बाप की करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी, लेकिन ऐसे मेंशन में पहली बार उसका आना हुआ था। हयान के दरवाज़ा खोलने पर इसने अपना कदम गाड़ी से नीचे रखा और दूसरा पाँव भी गाड़ी से नीचे रखती खड़ी हुई। हयान दरवाज़ा बंद करते इसे अपने पीछे आने का इशारा करते अंदर की जानिब बढ़ा। वो भी इसकी तकलीद करती अंदर बढ़ी।
वसीओ अरीस शानदार लाउंज में पहुंचकर इसने सताइशी निगाहों से वहां के एक एक हिस्से का जायजा लिया। अरे बेटा आप? अभी वो जायजा लेती निगाहों से हर चीज को दिल ही दिल में सराह रही थी जब एक भारी मर्दाना आवाज पर चौंक कर सीधी हुई। सामने सुरमई सूट में नफीस सी शख्सियत मौजूद थी। इसने पल में पहचाना था, वो हयान के वालिद थे। ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल, इसने गड़बड़ा कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप यहाँ और अकेली क्यों खड़ी हैं? उन्होंने इधर उधर देखते सवाल दागा, जिस पर सनाइल को एहसास हुआ कि हयान इसे जाने कब यहाँ छोड़कर खुद कहीं गायब हो गया था। जी वो मैं सर के साथ आई थी, इसने झीम कर जवाब दिया। ओके, ये हयान भी ना वो समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश देते बड़बड़ाई। आप बैठे बेटा, पहली बार आई हैं आप, मेहमान हैं हमारी। खुश इखलाकी से कहते वो इसे बैठने का इशारा करते खुद भी इसके मुकाबिल सोफे पर बराजमान हुए। सनाइल कंफ्यूज होती उंगलियां रगड़ती सोफे के किनारे पर टिक गई। और बताएं बेटा, मेरे बेटे के पास जॉब के अलावा आपकी और क्या मसरूफियात हैं? इसकी नर्वसनेस देखते उन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था और कुछ ही देर में वो इसे तकल्लुफ़ात से आज़ाद करते दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू की जानिब ले आए थे। डैड? सनाइल इनकी किसी बात पर मुस्कुराई थी जब उसे निस्वानी आवाज़ ने चौंकाया। रूही, आए बेटा, इनसे मिले। ये सनाइल हैं, हयान की पर्सनल असिस्टेंट, और बेटा ये मेरी बेटी है रूही, और हयान की छोटी बहन। ब्लू जीन्स पर पीच रंग की घुटनों से ज़रा ऊपर आती कुर्ती में मलबूस वो 25-26 साल के दरमियानी उम्र की प्यारी सी लड़की थी जो सिकंदर साहब के बराबर आकर बैठी थी। इनके तारुफ पर चौंक कर इसकी जानिब मतवज्जा हुई। ओह, तो आप हैं सनाइल, आपके बारे में जो सुना था, आप तो इससे बढ़कर हसीन हैं, इसने खुशदिली से कहा तो सनाइल छींप से गई थी। जाने क्यों ये पूरी फैमिली इस पर इतना असरअंदाज हो रही थी, पहले बेटा, फिर वालिद और अब बहन, वरना वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़की थी। थैंक यू, इसने धीमी आवाज़ में कहा। चलें फिर आप दोनों बातें करें, मुझे ज़रा एक काम है, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, सिकंदर साहब ने खड़े होते हुए कहा और इन दोनों से अलविदा लेते बाहर निकल गए। रूही भी अपने वालिद की ही तरह खुश मिजाज लड़की थी। लम्हों में अजनबियत की दीवार गिराती वो दोनों ऐसी मसरूफ थीं जैसे पुरानी सहेलियां अरसे बाद में। व्हाट, तुम 2 दिन से यहाँ हो और अब तक तुमने शिकागो नहीं घूमा? सनाइल की बात पर वो हैरत से आवाज़ बुलंद मुखातिब हुई। इसके अंदाज से ऐसा लगा था जैसे सनाइल ने कोई गुनाह कर दिया हो, बस वो टाइम नहीं मिला। अब वो क्या कहती कि इसका सड़ू भाई इसे सांस लेने दे रहा है, यही बहुत है। हाँ, चलो आज का दिन तो है ना हमारे पास, आज तुम्हें शिकागो की हर अट्रैक्शन का टूर करवाने की जिम्मेदारी मेरी, इसने चुटकी बजाते मसला हल किया। लेकिन सर, सनाइल हिचकिचाहट का शिकार हुई। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले कि रूही कोई जवाब देती भारी आवाज गूंजी। ब्रो, तुम इतने बोरिंग हो, आई डोंट बिलीव तुमने सनाइल को अब तक शिकागो का टूर नहीं करवाया। रूही ने खड़े होते कहा, मैं यहाँ बिजनेस टूर पर आया हूँ, इसे यहाँ पिकनिक मनाने नहीं लाया, इसने रूखे अंदाज में कहा तो सनाइल ने बदमजा होते मुंह बनाया। ठीक है, तो अब तुम्हारी सारी मीटिंग्स हो गई हैं, अब ये फ्री है, तो आज इसका ऑफ डे हुआ और ये तुम्हारी पीए बाद में होगी, मेरी दोस्त पहले है, इसने भी धूंस जमाई। ओह अच्छा, ये कब हुआ? हयान ने चौंकने की अदाकारी करते पूछा। जब भी हुआ हो वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें मैंने बताना था, बता दिया, वो बोलती हुई दोबारा सोफे पर बैठी। उन दोनों की बहस में सनाइल खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। रूही के हतमी अंदाज को देखते हयान ने सर झटका और जैसे ही पलटा नजरें सनाइल पर जा रुकी जो इसे ही देख रही थी। इसने भरपूर निगाहों से उसे देखा तो सनाइल ने बेसाख्ता नजरें चुराईं। आज ऑफ ले लें, लेकिन शाम 7 बजे से पहले
रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ, इसने तंबी करते वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया था और सनाइल इसके अंदाज पर गौर करती इसकी पुश्त को तकती रही थी। एक भरपूर दिन गुजार कर वो शॉपिंग बैग से लदी फुंदी रेस्ट हाउस पहुंची थी। रूही बिलाशुबा एक बेहतरीन दोस्त साबित हुई थी। इतने कम वक्त में वो इससे इस तरह जुड़ गई थी जैसे सदियों से एक दूसरे से आशना हो। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अंदर दाखिल हुई। सोफे पर नीले ट्राउज़र पर स्याह टी शर्ट पहने वो दोनों टांगें सेंटर टेबल पर फैलाए लैपटॉप लिए बैठा था। बिखरे हुलिये में वो कयामत ढा रहा था। सनाइल ने अपनी नज़रें फेरी। मेरी फैमिली से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई हैं आप। बिना सर उठाए इसने लब कुशाई की। वो उलझन भरी निगाहों से माथे पर बल लिए उसे देखने लगी। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मुझे अपने घर लेकर जाएं, लेकिन आपकी मर्जी थी तो आप लेकर गए। आपकी ही तो मर्जी से अब तक सब हो रहा है। मैं जॉब ऑफर कबूल करती हूँ या नहीं ये भी आपकी मर्जी थी, लेकिन गेम अच्छा खेलते हैं आपके बॉल आपने मेरे ही कोर्ट में रखते हुए मुझे क्लीन चिट दे दी। आप हर जगह अपने पीए को साथ ले लेकर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन पूछ आप मुझसे रहे हैं। अपनी फैमिली से आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे भी करवाया हो, और मुझ में इंसानियत है। मैं आपकी तरह बिला वजह बेरुखी का मुजाहिरा नहीं करती। इस पर आपका ये तंजिया अंदाज हैरत है, लेकिन अब मैं एक लम्हा भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मज़ीद अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं रिज़ाइन करती हूँ और मुझे पहली फ़्लाइट से वापस पेरिस जाना है अभी। इसने अब तक का दिल में छाया गुबार एक साथ बाहर निकालते मुद्दा बयान किया था। क्या कहा तुमने? हयान एक झटके से लैपटॉप साइड करता खड़ा हुआ और इसके बेहद नज़दीक आते इसका बाजू अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में दबोचा। सनाइल को इसकी उंगलियां अपने बाजू में गड़ती महसूस हुई। इसने हरासा होते उसे देखा। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये जॉब छोड़ सकती हो? हाँ, और मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाने का कैसे सोचा तुमने? वो धाड़ा था। मैंने पहले भी कहा था, अब आखिरी बार बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी मलकियत हो। मुझसे दूर जाने का अगर अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने अब तक मेरी नरमी देखी है। सख्ती पर मजबूर मत करना, वरना सह नहीं पाओगी। मैं नहीं हूँ आपकी कुछ। किस हैसियत से आप मुझे अपनी अजारादारी जमाते हैं अपनी? हाँ, क्या लगती हूँ मैं आपकी? किस हक से मुझ पर अपनी मलकियत जाहिर करते हैं आप? वो भी शेरनी बनी गुराई थी। तुम इश्क हो मेरा। मोहब्बत लफ्ज़ बहुत छोटा है मेरे जज्बातों के लिए। झुंझलाते हुए इसने इंकशाफ किया था और इस इंकशाफ पर सनाइल सुन हुई थी। मेरी ज़िंदगी में कभी किसी सनफ़े नाजुक की कमी नहीं रही। एक से बढ़कर एक लड़की अपने आप को पेश करने के लिए हमा वक्त तैयार मिली है मुझे, हर लम्हा। तो लेकिन तुम वाहिद हो जिसे देखते ही मेरे दिल ने दुआ की थी। अपने जज्बातों से उलझ कर मैं तुमसे अक्सर बुरा रवैया इख्तियार कर जाता था, क्योंकि मैं कभी किसी जज्बे के हाथों मजबूर नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे हर पल मजबूर करती हो अपने आगे घुटने टेकने पर। और जब जब तुम मुझसे दूर होने की बात करती हो सनाइल, मेरी सांसें रुकने लगती हैं। मेरी धड़कनें मेरा साथ छोड़ने लगती हैं। मत कहो कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। मत कहो कि तुम मेरी नहीं हो, वरना मैं पूरी दुनिया तहस नहस कर दूंगा। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो। वो इसके नज़दीक झुका जज्बात से बोझल आवाज़ में बोलता जा रहा था और वो सुन खड़ी इसके एक एक लफ्ज़ को अजबर कर रही थी। सारा गुस्सा, सारी शिकायतें लम्हों में दम तोड़ गई थीं और जहन में सिर्फ एक उसके लफ्ज़ गर्दिश कर रहे थे। इसके दिल में भी तो पहले दिन से उसके लिए जज्बातों ने जन्म लिया था। वो यहाँ तक फाहा के कहने पर अपनी ज़िंदगी को मौका देने ही तो आई थी। तो क्या इसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था?
एक नया बाब खुलना शुरू हो गया था और वो भी बिना इसका गरूर और मान मजरूर। हयान की सांसों की तपिश पर इसने आंखें मूंदी। एक सरूर सा इसके रगों पे में फैला था जब इसने एक अकीदत भरा लम्स अपने माथे पर महसूस किया था। आई लव यू मैडली एंड डीपली ब्लू आई ब्यूटी। बेहद प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज़ आइंदा कभी मत कहना कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, वरना ये हयान शेरगुल जाने क्या कर बैठेगा। इसकी सरगोशी पर इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे और खिड़की से झांकते चांद ने इस इजहार को अपनी चांदनी में रकम किया था। जारी है। जी तो रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फाइनली हयान शेरगुल ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है सनाइल रहमान से। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 10 का, जो इंशाल्लाह पक्का प्रॉमिस आप लोगों के लिए कल हम लेकर हाजिर होंगे क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल पर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।